इस तरह आपको कॉपर की थिक प्लेट्स लेनी है और यहाँ लिखना है थिक प्लेट्स ऑफ कॉपर। इसके बाद आपको 1 मीटर लेंथ का कॉन्स्टेनन या मैग्नीन का वायर लेना है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे में सेम होना चाहिए। यहाँ एरो लगाएंगे, एरो लगाकर यहाँ लिखेंगे लेफ्ट में एलॉयज। एलॉयज में आप 2 वायर लेंगे, या तो मैग्नीन का वायर लेंगे और कॉन्स्टेंटन। ये आपकी 2 एलॉयज हैं, इसको आपने लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस लगाना है, जिस वायर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिखिए अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, और इसको मान लीजिए कैपिटल R। ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है। इसके बाद इन 2 सर्किट्स के बीच में आप लगाएंगे शंट बॉक्स, आता है इसका मार्केट में। इस तरीके से आपके पास एक बॉक्स होगा, इसमें पिंस लगी होती हैं। इन पिंस को अगर आप लगा देंगे तो आपका रेजिस्टेंस उतना ही, उसके ऊपर लिखा रहता है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम। तो जितनी पिंस आप इंटर करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस आपका शो करेगा। जितनी पिंस आप बाहर निकाल लेंगे उतना रेजिस्टेंस आपका शो नहीं करेगा। तो इस बॉक्स को बोला जाता है रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। स्मॉल रेजिस्टेंस होते हैं इसलिए इनको शंट कहा जाता है और कैपिटल S से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको डिजायरेबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, डिजायरेबल, या फिर और करके आप लिख सकते हैं नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस। ये आपको पहले से नोन होता है। इस तरीके से आपको डायग्राम में इंडिकेट करना है। कॉपर थिक प्लेट्स जो आपकी अलग से पट्टियां दिख रही हैं 1 2 3, ये आपकी कॉपर प्लेट्स हैं। बीच में आपका 1 मीटर लेंथ का कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का वायर लगा है और इसके जस्ट नीचे आपको मीटर स्केल लगानी है। इसी से अटैच करके यहाँ से यहाँ तक में आपको लगानी है मीटर स्केल। ऐसे इसमें छोटे वाले खाने इंडिकेट करेंगे 1 2 3 डैश। ये आपकी मीटर स्केल है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। वन मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको बनानी है और यहाँ लिख देना है क्या है बेटा, ये मीटर स्केल। जो भी आप बनाएंगे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में लिखेंगे ज़रूर। अभी हम आपको डायग्राम बनाना बता रहे हैं। सबसे पहले आपको कॉपर प्लेट्स लेनी है, अननोन रेजिस्टेंस लेना है,
फिर आपको संट लेना है, इस पूरे बॉक्स का नाम है संट, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस होते हैं। इसको डिजायरेबल रेजिस्टेंस या नॉन रेजिस्टेंस के नाम से या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपने कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का वायर लिया है और इसके साथ कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब इस पूरे वायर का जितनी भी आपने लेंथ ली है 1 मीटर की, इस पूरे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए। कहीं भी छोटा बड़ा इसकी लेंथ में कोई डिस्टरबेंस नहीं, या इसकी ब्रेथ ज़्यादा हो जाए कहीं पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए। इसके बाद आपको लेना है, यहाँ पर कोई पॉइंट मानेंगे और यहाँ लगाएंगे जॉकी, और जॉकी के साथ में अटैच करेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जॉकी का वायर अटैच होगा और इस जॉकी को आपको नल पॉइंट फाइंड करने में यूज़ करना है। जॉकी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। कैपिटल जे क्या है बेटा, जॉकी। जॉकी इज अ शार्प नाइफ एज, एक नुकीला पतला धारदार छोटा सा चाकू होता है, नाइफ होता है, उसी को जॉकी कहा जाता है। जॉकी का काम क्या है, नल पॉइंट को फाइंड करना। नल पॉइंट, अब नल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हमने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया है। देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बीच में लगा हुआ है और आपने यहाँ इंडिकेट कर दिया है कि नल पॉइंट कहाँ होगा, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। आपको इस जॉकी को उठा के चेक करना है जहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये दोनों साइड मूव करती है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ये बात हमने आपको कल भी समझाई थी व्हीटस्टोन ब्रिज में कि ये गैल्वेनोमीटर में एक कंपास लगा होता है। ये कंपास राइट साइड और लेफ्ट साइड बोथ साइड मूव करेगा। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो उस पॉइंट को आपको नल पॉइंट समझ लेना है। तो इसको आप नाम देना स्टार्ट करिए। इसको पॉइंट मान लीजिए डी, इसको पॉइंट मान लीजिए सी, यहाँ पॉइंट है आपका ए, इस पॉइंट को मान लीजिए बी। इसके बाद में यहाँ मत मानिए, कोई यूज नहीं है इसका। ए इसको सपोज किया है, डी इसको सपोज किया है, बी इसको सपोज कर लीजिए। अब यहाँ पे आप इस सर्किट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। सी डी देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपका नल पॉइंट फाइंड हो गया है तो सीडी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये कंपास अगर ठीक एग्जैक्ट 0 पर है तो इसका मतलब है कि सी और डी के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब आपने इतना सब कुछ बना दिया है। अब आप बात करेंगे मैग्नीन वायर की। यह आपका मेटल से नहीं बना है। मेटल से कौन बना है बेटा, ये थिक प्लेट्स। ये क्या है, मेटालिक वायर की है। मेटालिक वायर, ये जो आपने कॉपर की थिक प्लेट ली है ये मेटालिक वायर की है। बस ये थोड़ी सी इनकी ब्रेथ ज़्यादा है। इनकी ब्रेथ ज़्यादा इसलिए रखी गई है क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। एलॉयज को क्यों यूज़ किया गया है, एलॉयज इसलिए यूज़ किया गया है, एलॉय यानी कि मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन, दोनों में से कोई एक वायर आप यूज़ करेंगे एलॉयज के लिए। एलॉयज को क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए एलॉयज को यूज़ किया जाता है। कि मान लीजिए अगर आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज भी हुआ तो इनके रेजिस्टेंस में कोई चेंजमेंट
नहीं होगा। ये रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो रेजिस्टेंस इनका स्टार्टिंग पोजीशन पे होगा वही रेजिस्टेंस इनका टेम्परेचर इंक्रीज होने के या डिक्रीज होने के बाद भी होगा। तो एलॉय को क्यों यूज़ किया जाता है उसका रीज़न लिख दिया है। एलॉय कौन सी यूज़ करनी है, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। मीटर स्केल लगा हुआ है क्योंकि इसकी लेंथ 1 मीटर ली गई है। उसके बाद जॉकी का काम क्या है, जॉकी होता क्या है, जॉकी इज अ शार्प नाइफ एज, एक पतला धारदार नुकीला छोटा सा चाकू होता है। नल पॉइंट क्या है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अगर आपके गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो हो रहा, आपको ये भी एक्सपेरिमेंट लैब में करके दिखाया जाएगा। यहाँ से वायर लेंगे, इस वायर से यहाँ पे कॉपर की वायर, जहाँ भी आप वायर यूज करेंगे, ये भी बात सुन लीजिए, अगर आप जॉकी को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को अगेन जॉकी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जितनी भी वायर्स यूज होंगी सर्किट में वो सारी की सारी कॉपर्स की होंगी, केवल एक वायर को छोड़ करके जो आपकी मीटर स्केल के साथ लगी है। ये मीटर स्केल की साथ वाली वायर आपकी एलॉय की होगी, उसमें भी आपके पास कंडीशन है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। जनरली बुक में इसका नाम नहीं दिया होगा, सिर्फ लिखा होगा एलॉय कि यहाँ पे आपकी जो वायर है वो एलॉय से बनी हुई है। तो मैंने आपको उसका नाम भी बता दिया है, कौन कौन सी एलॉय आपको लेनी है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। मार्केट में मीटर ब्रिज बना बनाया आता है, पूरा का पूरा मीटर ब्रिज लगा होता है। बस आपको दो चीज़ें अलग से जोड़नी होती हैं, एक तो आपको शंट जोड़ना होगा यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स, और दूसरा आपको ये जॉकी गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जोड़नी होगी, और उसके बाद आपको नल पॉइंट फाइंड करना होगा। मतलब आपको ये इतना डायग्राम रियल में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये मार्केट में पूरा बना बनाया आता है। सिर्फ आपको दो ही चीज़ें इसमें ऐड करनी है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स और दूसरा गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जॉकी को ऐड करना है। अब हम बात करेंगे फिर से एलॉय की। एलॉय का जो रेजिस्टेंस है, आपके एलॉय की जो लेंथ है वो है 1 मीटर। तो हम यहाँ सपोज करेंगे आर लेट स्मॉल आर ओम पर सेंटीमीटर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। और आप बात किसकी कर रहे हैं, एलॉय की बात कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में आप यहाँ पे एलॉय लिखेंगे। आर ओम, मान लीजिए बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है इसका 1 सेंटीमीटर का, तो आर ओम पर सेंटीमीटर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। अब आपको इसके रेजिस्टेंस को इंडिकेट करके दिखाना है। सपोज करिए आर ए डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, फिर आपको सपोज करना है आर बी डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को सपोज कर लेना है। सपोज करिए कि पॉइंट ए से बी तक, ए से डी तक की ओवरऑल डिस्टेंस है स्मॉल एल, क्योंकि ए से बी तक की डिस्टेंस तो आपको पता है 100 सेंटीमीटर। फिर आपको सपोज करना है ये वाली डिस्टेंस, तो बेटा टोटल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगी। यानी आर ए डी आपने सपोज किया है स्मॉल एल, और आर बी डी आपका हो जाएगा 100 माइनस एल। अब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, तो एल सेंटीमीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई स्मॉल आर। तो आप यहाँ लिखोगे कैपिटल आर ए डी। कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है ए डी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर बी डी क्या है, बी डी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस। क्योंकि आपने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर ओम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर ओम पर सेंटीमीटर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ओम ली गई है। तो अब आपको यहाँ पर आर ए डी और आर बी डी की वैल्यू फाइंड करके इंडिकेट करनी है। आर ए डी यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आर इंटू एल, आर बी डी की वैल्यू स्मॉल आर इंटू 100 माइनस एल। इतने ओम रेजिस्टेंस आपके पास होगा ए डी और बी डी के बीच में। अब जब आप वायर लेंगे तो वहाँ पे उसी के जस्ट नीचे इसी मीटर ब्रिज में इसका रेजिस्टेंस लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस है। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस दिया जाएगा न्यूमेरिकल में।
अब हमने पूरी डिवाइस को सेटअप कर लिया है, अब केवल बचा है बैटरी का लगाना। तो आप क्या करेंगे भैया, यहाँ से वायर लेंगे, वायर के साथ में बैटरी को आपको अटैच करना है। फिर से कॉपर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। कॉपर वायर लिया आपने और कॉपर वायर को इस तरीके से अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद में सबसे पहले आपको की लगानी है, की, फिर उसके बाद में बैटरी लगानी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और वायर से इसको अटैच कर देना है। यहाँ पे आपकी की लगी हुई है। अगर आपकी की ओपन है तो इस पूरे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ओपन की और क्लोज की का मतलब समझ लीजिए। ओपन है अगर आपकी की तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर आपकी की क्लोज है, सपोज अगर हम इसको यहाँ से इस की को ऐसे टच करा दें तो आपके इस सर्किट में की लगी होगी, आपको ये लैब में मिलेगी। तो आपको इसी की हेल्प से वायर को क्या करना है, अटैच करना है। तो जब आप इसको अटैच करेंगे तो करंट फ्लो होगा, जब आप इसको अटैच नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जब अगर क्लोज है तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो डायग्राम में आपको इसको हमेशा ओपन ही रखना है ताकि आपके डायग्राम में स्पष्ट दिखाई दे कि यहाँ पे की लगी हुई है। बात समझ में आ गई इतनी? अभी यहाँ तक जो डायग्राम में हमने समझाया है, ये आपके समझ में अगर ना आया हो तो अभी बता दीजिए कि क्या ऐसा रह गया है जो आपके समझ में नहीं आया है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है आपको सब कुछ समझाने की। मेटालिक वायर ली है, ये मेटालिक वायर किससे बनी हुई है, थिक प्लेट्स की। थिक प्लेट्स किसकी है बेटा, कॉपर की। तो इसको जानबूझ के इतनी चौड़ी पट्टी का लिया गया है, यानी इसको जानबूझ के थिक किया गया है क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो बैटरी को जब अटैच किया जाएगा तो ये ज़्यादा वोल्टेज को क्या करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। इसके बाद में एलॉय को क्यों लगाया गया है, एलॉय को इसलिए लगाया गया है कि इन केस जिस रूम में आप इसे एक्सपेरिमेंट को करेंगे अगर वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है किसी रीजन बस, तो आपके इस वायर का रेजिस्टेंस ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है एलॉयस का। फिर आपको एलॉयस कौन कौन सी लेनी है, मैग्नन, कॉन्स्टेंटन। मीटर स्केल कितनी है, 1 मीटर लेंथ की है, इसलिए इस डिवाइस का नाम भी मीटर ब्रिज है। कोई अगर पूछे मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज क्यों है, तो आपको साफ साफ बताना है क्योंकि इसमें जो मीटर स्केल है उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर की है। उसके बाद जॉकी क्या है, जॉकी इज अ शार्प नाइफ एज, एक पतली धारदार छोटी सी नाइफ है, उसको जॉकी कहा जाता है। नल पॉइंट क्या होता है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, उस पोजीशन को नल पॉइंट कहा जाता है। सीडी वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा अगर नल पॉइंट मिल गया है तो। सीडी वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा अगर नल पॉइंट आपने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई, इतना समझ में आ गया। अब आपको ये अननोन रेजिस्टेंस लिखा हुआ है कैपिटल आर, इस डिजायरेबल रेजिस्टेंस को हमने ऑलरेडी सपोज कर रखा है कैपिटल एस। क्या सपोज कर रखा है, कैपिटल एस। अब मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, यहां लिखिए प्रिंसिपल। मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपने अपने चार्ट में मीटर ब्रिज बनाया है तो जो एग्जामिनर आएगा सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि बेटा मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है। तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन के सिद्धांत पे काम करता है। जैसी प्रॉपर्टी व्हीटस्टोन की होती है सेम वही प्रॉपर्टी मीटर ब्रिज की होती है। आप यहाँ पर रेशियो लेंगे और उस रेशियो के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला बनेगा और उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में। यहाँ पे हमें 3 रेजिस्टेंस पहले से ही नोन है। ये जो स्मॉल एल है इसका भी रेजिस्टेंस नोन होगा क्योंकि इस लेंथ ऑफ वायर की रेजिस्टेंस पहले से हमें पता है। उसके बाद शंट में आप जितना भी लगाओगे 1 ओम 2 ओम ये भी आपको पहले से पता रहेगा। 100 माइनस एल ये भी आपको पहले से पता रहेगा कि यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अब रेशियो लेना है, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस।
इसका इसका रेशियो ले लीजिए, इसका इसका रेशियो ले लीजिए। आपने व्हीट स्टोन ब्रिज में कल यही तो किया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। डायग्राम आप जितना अच्छा से अच्छा बना सकते हैं, उसके बाद जितनी ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको हर एक चीज़ लिख के दिखाई है, उसके बाद इसका प्रिंसिपल लिखिए और इसका फॉर्मूला बना दीजिए। तो सबसे ऊपर कैपिटल आर लिखा हुआ है, नीचे यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, आर ए डी। तो यहाँ आप लिखोगे आर ए डी इज इक्वल, ऊपर का रेजिस्टेंस कितना है एस, नीचे का रेजिस्टेंस कितना है आर बी डी। ये आपने रेशियो ले लिया। अब आपको आर ए डी और आर बी डी की वैल्यू रखनी है। आर ए डी की वैल्यू रखेंगे तो आएगा स्मॉल आर इंटू एल एंड कैपिटल एस। आर बी डी की वैल्यू रखेंगे स्मॉल आर इंटू 100 माइनस एल, 100 माइनस एल। ये आपको लिखना है। स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बन गया कैपिटल आर इज इक्वल एस इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये कैपिटल आर क्या था आपका, अननोन रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले से आप इस रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। आपको एस पहले से पता होगा, लेंथ आपको दी हुई होगी न्यूमेरिकल में, एक लेंथ दी होगी तो दूसरी आप अपने आप निकाल लोगे, क्योंकि मीटर ब्रिज की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर। 100 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। ये भी आपको गिवन होगा। हो सकता है कि अननोन रेजिस्टेंस दिया हो तो फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेंगे। एस इज इक्वल 100 माइनस एल ऊपर आ जाएगा, आर इंटू 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल। सपोज करिए अगर आपसे एस पूछ लेता है, संट की वैल्यू पूछ लेता है, यूनिट क्या होगी बेटा ओम, इसकी भी यूनिट क्या होगी ओम। ये आपका पूरा मीटर ब्रिज है। और जो नीचे दोनों लिखे हैं इन दोनों फॉर्मूले से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर किसी को कोई स्टेप समझ में ना आया हो कि इसको बनाना कैसे है, किस डिवाइस का काम क्या है, एक बार फिर से पूछ लेंगे। वैसे सब कुछ बोर्ड में लिखा हुआ है, मतलब हर छोटी से छोटी जानकारी मैंने बोर्ड में लिख रखी है कि किसका काम क्या है। एलओआई कौन सी लेनी है ब्रैकेट में लिखा है, दो बार लिखा है, यहाँ भी लिखा है। एलओआई को किस लिए लिया गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एलओआई का रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। फिर इस एलओआई का हमने रेजिस्टेंस इंडिकेट किया है, लेट स्मॉल आर ओम पर सेंटीमीटर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। किसकी, एलओआई की। नल पॉइंट क्या है, जॉकी क्या है, सीडी के बीच में करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, कॉपर की वायर कहाँ कहाँ लगी है, तो जहाँ पे स्पेस ज़्यादा है ये आपकी कॉपर वायर है, ये आपकी कॉपर वायर है और ये भी आपकी कॉपर वायर है। कैसी है, थिक प्लेट्स के फॉर्म में है, थोड़ी सी मोटी प्लेट्स के फॉर्म में कॉपर को लगाया गया है। क्यों लगाया गया उसका रीज़न बता दिया, क्योंकि रजिस्टेंस कम होता है कॉपर का अदर मेटल्स के कंपेरिजन में। बात समझ में आई। अब आपने क्लास 10th में रिएक्शन पढ़ी होंगी, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 में केमिस्ट्री के, वहाँ लीस्ट रिएक्शन वाली मेटल हैं, ठीक, लीस्ट रिएक्शन और हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो हाईली रिएक्टिव कौन होती हैं, पोटेशियम, सोडियम, और लीस्ट रिएक्टेंट कौन होती हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, और मिडिल में कौन सी आती हैं, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब मिडिल में आती हैं। तो एलॉय इन सबसे अलग है, इसलिए एलॉय टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो इस श्रेणी में आता ही नहीं है, मेटल वाली श्रेणी में। बात समझ में आई। इसलिए इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, ना तो इसको टेम्परेचर से कोई इफेक्ट पड़ता है। बात समझ में आ गई, नोट करिए। बोर्ड पेपर में आए तो बस इतना ही लिख के आना है जितना मैंने तुमको बोर्ड में लिखा है, और इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्योरी लिखने के चक्कर में जाओगे दूसरे प्रश्न छूट जाएंगे, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है।
विवेक आज फिर गायब हो गया। तुम क्यों नहीं आई थी बिटिया अर्चिता कल? सो गई थी?